अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इजराइल की जानिब से ईरान के जौहरी तंसीबात, फौजी क़यादत और एटमी साइंसदानों पर हमलों के 18 घंटों बाद ईरान ने भी कल रात इजराइल के कई मकामात पर जवाबी हमले कर दिए हैं, जिसके बाद मशरिक़ वस्ता में जिस जंग के खतरात का इजहार किया जा रहा था वो अब बाकायदा शुरू हो चुकी है। पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया और अब ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों ममालिक के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक आज दोपहर में भी ईरान पर इजरायली हमलों की रिपोर्ट सामने आई हैं, जिसके नतीजे में 2 ईरानी जनरलों समेत 3 मजीद ईरानी जौहरी साइंसदान मारे गए हैं। इसके अलावा ईरान के मगरबी शहर इस्लामाबाद में मिसाइल साइट पर हमले के नतीजे में 2 अफराद शहीद हो चुके हैं। इजराइल के ताज़ा हमलों में ईरान के शुमाली मगरबी तबरेज़ रिफाइनरी के करीब हमला भी शामिल है, जबकि इजराइल मजीद हमलों की भी धमकी दे रहा है। इजरायली अफवाज के मुताबिक ईरान के खिलाफ मजीद हमले आइंदा घंटों में मुतवक्को हैं और इजरायली लड़ाका तैयारे तेहरान में अहदाफ पर दोबारा हमले शुरू करने के लिए तैयार हैं। जबकि इजरायली वजीर दिफा ने ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले जारी रखे तो फिर तेहरान को जलता हुआ पाएंगे। इससे पहले कल रात इजरायली हमलों के बाद जवाब में ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन वादा सादिक सोम शुरू किया, जिसके तहत ईरान कल रात से इजराइल पर हमलों के 5 स्पेल्स कर चुका है। और ईरान के मुताबिक इजरायली दारुल हुकूमत तल अवीव में 7 मकामात को निशाना बनाया गया है, जिसमें पहले 3 स्पेल्स में 200 मिसाइल फायर किए गए, जिनमें से एक मिसाइल तल अवीव के ऐन वस्त में गिरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जानिब से इजराइल के जौहरी तहकीकात मरकज़ को निशाना बनाने का भी दावा किया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ऑपरेशन में इजराइल पर हमलों में 150 इजरायली अहदाफ को निशाना बनाया गया। तल अवीव में वजारत दिफा, सनती और फौजी मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। सबरा पासदारान इनकलाब जनरल अहमद वहीदी के मुताबिक इजरायली अहदाफ में सबसे अहम अड्डे थे जहाँ इजरायली फ़ज़ाइया की कमांड और दीगर जंगी मराकज़ मौजूद थे। यही अड्डे ईरान पर हालिया हमलों का नुक्ता आगाज़ थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हमलों में अब तक 4 इजरायली हलाक जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हैं। इसके अलावा ईरान की जानिब से इजराइल के 2 F-35 जंगी तैयारे गिराने और एक खातून पायलट पकड़ने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन इजराइल की जानिब से इन दावों की तरदीद की जा रही है। और अब से कुछ देर कबल ईरानी अफवाज की तरफ से यह दावा सामने आ रहा है कि ईरानी एयरफोर्स ने एक और F-35 जंगी तैयारा मार गिराया है। ईरान के जवाबी हमलों से पहले इजरायली हमलों में ईरान के कई सीनियर कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों समेत दर्जनों शहरी जहां भाग हुए थे, जबकि 320 से जायद अफराद जख्मी हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरानी अवाम से खिताब करते हुए कहा था कि इजराइल को हमले के बाद भागने नहीं देंगे, हमारी फौज तैयार है, ईरानी हुकूमत और अवाम फौज के पीछे खड़े हैं। ईरान की अफवाज इजराइल को मफलूज करके दम लेंगे। सेहूनी रियासत को अपने जराइम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इजराइल सजा से नहीं बच सकेगा। ईरानी फौजी हुकाम ने मजीद हमलों की वार्निंग भी जारी की है। ईरानी फौजी हुकाम के मुताबिक इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले जारी रहेंगे और ये तनाज़ा आने वाले दिनों में खित्ते में अमरीकी बेसिस तक फैलेगा। यहाँ ये बात अहम है कि ईरान और इजराइल के दरमियान हालिया जंगी हालात की शुरुआत इजराइल की जानिब से ये कहकर की गई थी कि ईरान का जौहरी ताकत बनना इजराइल के लिए ख़तरा है, लेकिन अब आलमी मीडिया ईरान पर इजरायली हमलों के पीछे इजराइल की ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की ख्वाहिश को करार दे रहा है। न सिर्फ आलमी मीडिया अपने तज्जियों में यह दावा कर रहा है, बल्कि इजरायली वज़ीर आज़म खुद अपने बयानात में भी ईरानी अवाम को ईरानी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए उकसा रहे हैं। सुनिए कि इस हवाले से इजरायली वज़ीर आज़म क्या कह रहे थे। Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness.
बीबीसी और रॉयटर्स जैसे आलमी इदारे इजराइल की ईरानी हुकूमत की तब्दीली की ख्वाहिश को बड़ा जुआ करार दे रहे हैं। बीबीसी पर्शियन के एडिटर आमिर अजीमी ने अपने तज़किये में लिखा है कि ईरान पर इजराइल के हमलों के पीछे बज़ाहिर मकसद ईरान के एटमी सलाहियत को तबाह करना था, जिसे इजराइल अपने लिए एक खतरा समझता है। लेकिन इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का मकसद इससे भी आगे तेहरान में हुकूमत की तब्दीली हो सकता है। इजराइल शायद ये उम्मीद रखता है कि ये हमले एक ऐसा सिलसिला शुरू कर देंगे जो ईरान में अवामी बेचैनी और हुकूमत के खात्मे का बायस बने। अजीमी ने अपने तज़किये में लिखा कि इजराइल शायद ये हिसाब लगा रहा है कि इन हमलों से हुकूमत कमज़ोर होगी और अवामी बगावत का रास्ता खुलेगा। कम अज़ कम नेतन्याहू की यही उम्मीद है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जुआ है। अजीमी के मुताबिक अभी तक कोई सबूत नहीं है कि ऐसा रद्द-ए-अमल शुरू होगा, और अगर हो भी जाए तो ये कहना मुश्किल है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। ईरान में असल ताकत उन लोगों के पास है जो मुसल्लह अफवाज और मईशत पर काबिज हैं, और उनमें से ज़्यादातर सख्त गिर हार्डलाइनर्स हैं जो कि पासदाराना इनकलाब और दीगर गैर मुंतखब बॉडीज़ में हैं, जिन्हें बगावत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही इक़्तिदार में हैं, बल्कि वो ईरान को मज़ीद सख्त और टकराव के रास्ते पर ले जा सकते हैं। एक और इम्कान ये भी हो सकता है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर गिर जाए और मुल्क खाना जंगी में चला जाए, लेकिन ईरान की आबादी तकरीबन 9 करोड़ है, इसलिए इस किस्म की अफरा तफरी पूरे मशरिक़ वस्ता पर असर डाल सकती है। अजीमी ने लिखा है कि इजराइल की ख्वाहिश शायद ये है कि ईरान में एक ऐसी अवामी तहरीक उठे जो मौजूदा हुकूमत को गिरा दे और एक दोस्ताना हुकूमत इक़्तिदार में आ जाए। लेकिन सवाल यह है कि वो मुतबादिल कौन होगा, क्योंकि ईरान की अपोजिशन जमातें पिछले कुछ बरसों में काफ़ी बिखरी हुई हैं और कोई वाज़ेह लीडर सामने नहीं आया। 2022 में जन जिंदगी और आज़ादी वाली तहरीक के बाद कुछ ग्रुपों ने इत्तेहाद बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ज़्यादा देर चल ना सके क्योंकि इस बात पर इख्तलाफ हो गया कि क़यादत कौन करेगा और नई हुकूमत कैसा निज़ाम रखेगी। इजराइल शायद ईरान के साबिक शाह के बेटे रज़ा पहलवी को भी मुतबादिल के तौर पर देख रहा हो, जो कि जिला वतनी में है और कई गैर मुल्की हुकूमतों से हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने हालिया बरसों में इजराइल का दौरा भी किया था। अगरचे वो कुछ ईरानियों में मकबूल है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि वो हुकूमत गिराने के लिए एक मौसर ताकत बन सकते हैं। अजीमी के मुताबिक उनके अलावा भी कई सियासी कुव्वतें हैं, जिनमें से कुछ सेकुलर जमहूरियत, कुछ पार्लिमानी बादशाहत और कुछ दूसरा निज़ाम चाहती हैं। लेकिन फिलहाल ये कहना कब्ल वक्त होगा कि जुमे के हमलों के नताइज क्या निकलेंगे। लेकिन पिछले साल ईरान और इजराइल के दरमियान जो झड़पें हुई, उनमें यह नज़र नहीं आया कि ईरानी अवाम ने उसे हुकूमत गिराने का मौका समझा हो। अलबत्ता इस बार के हमले कहीं ज़्यादा शदीद और तबाहकुन हैं, इसलिए हालात किस तरफ जाते हैं ये अभी वाज़ेह नहीं है। बहरहाल ईरान पर इजरायली हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद कल अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने इजरायली हमलों की मज़म्मत की है। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था कि पाकिस्तान ईरान पर इजराइल के गैर कानूनी हमले की मज़म्मत करता है और ईरान के साथ भरपूर यकजहती का इज़हार करता है। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि ये रवैये इजराइल के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये की तौसी है, जबकि ईरानी मंदूब का कहना था कि इजरायली जहारियत पर खामोशी ने उन्हें और हर सुर्ख लकीर अबूर करने का हौसला दिया है। Last night, the Israeli regime, the most dangerous and terrorist regime in the world, with full intelligence and political support from the United States regime, conducted a series of coordinated and premeditated military attacks across multiple cities in Iran. Among the key targets was the Natanz nuclear facility. We strongly and unequivocally condemn the barbaric and criminal attack. Their silence in the face of repeated Israeli provocation has emboldened this rogue regime to escalate its violation and cross every red line. Pakistan strongly condemns unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. Pakistan stands in resolute solidarity with the brotherly people of Iran. These attacks follow a dangerous pattern of Israeli irresponsible conduct marked by ongoing military operations in Gaza and repeated cross-border strikes in Syria, Lebanon, and Yemen, demonstrating a consistent and deliberate disregard for international norms. Israel's actions in the Middle East reflect a continuing pattern of unilateral militarism in flagrant violation of Article 2(4) of the UN Charter. अहम बात यह कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाने का जवाब बताकर ईरान पर हमला करना शुरू किए थे, लेकिन अब आलमी मीडिया इजराइल के इस हमले को गैर जिम्मेदाराना और एक बड़ा जुआ करार दे रहा है।
जबकि इजरायली वजीर आजम के कौमी सलामती के मुशीर भी ये एतराफ़ कर रहे हैं कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को फौजी ताकत के जरिए मुकम्मल तौर पर तबाह तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इजराइल ने कम अज कम जौहरी पेशरफ्त को मौखर जरूर कर दिया है। ईरान और इजराइल का एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन ईरान में इजराइल की जानिब से कल किए गए गैर मामूली हमलों से मुतल्लिक ये सवाल अभी तक उठ रहा है कि इजराइल ने ईरान के अंदर इतने बड़े पैमाने पर हमले कैसे मुमकिन बनाए। इसी हवाले से CNN ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि ईरान पर इजराइल के हमले ने यह साबित किया है कि ईरान इजरायली एजेंसी मोसाद का प्लेग्राउंड बन चुका है। CNN ने इजरायली सिक्योरिटी हुकाम का हवाला देते हुए लिखा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमलों से पहले ईरान के अंदर असला स्मगल कर लिया था, जिसे ईरान के दिफाई निज़ाम को अंदर से निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इजरायली हुकाम के मुताबिक इजराइल ने ईरान के अंदर ही एक खुफिया अड्डा कायम किया था, जहां से बारूदी ड्रोन्स दागे गए। इन ड्रोन्स का हदफ तेहरान के करीब मौजूद ईरानी मिसाइल लॉन्चर थे। इजराइल ने ऐसे जदीद हथियार भी ईरान में पहुंचाए थे जो जमीन से फिजा में मार करने के लिए मिसाइल निज़ाम को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए, जिसके बाद इजरायली फिजाइया के लिए जुमे की सुबह 200 से ज़ायद तैयारों के साथ 100 से ज़ायद हमले करने की राह हमवार हुई। CNN के मुताबिक मोसाद ने ईरान के अंदर खुफिया मालूमात इकट्ठी की, जिसकी मदद से इजरायली फिजाइया ने ईरानी फौजी कमांडरों और साइंसदानों को भी निशाना बनाया। एक इजरायली सिक्योरिटी जरिए ने CNN को बताया कि इस ऑपरेशन में कमांडो फोर्सेज ने तेहरान और मुल्क के दीगर इलाकों में घुसकर कार्रवाइयां की और ईरानी खुफिया इदारों से बचते रहे। एक और इजरायली जरिए ने कहा कि मोसाद का यह मंसूबा कई सालों से तैयार किया जा रहा था, जिनमें मालूमात जमा करना और कमांडोज को दुश्मन के इलाके में भेजना शामिल था। हुकाम के मुताबिक कुछ कमांडोज तेहरान शहर के अंदर भी सरगर्म थे। मोसाद ने हमले से काफ़ी पहले एक ड्रोन बेस कायम किया था और हमले के वक्त उसके साथ साथ प्रिसिशन गाइडेड वेपन सिस्टम्स भी ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के करीब पहुंचा दिए गए थे, ताकि हमलों के आगाज के साथ ही उन्हें गैर फाल किया जा सके। बहरहाल दोनों ममालिक के दरमियान कल से शुरू होने वाली ये जंग की सूरत-ए-हाल मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आगे क्या होने जा रहा है इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद आपके सामने दोबारा स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इजराइल और ईरान की जंग पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए अब हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने। एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एजाज साहब, हमने देखा कि जुमे की सुबह इजराइल ने पहले ईरान पर हमला किया और भरपूर हमला किया, उनकी सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बनाया, उनके न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस थे उनको निशाना बनाया, जिसका जवाब भी कल रात ईरान ने दिया है। लेकिन आपको लगता है कि जंगी सतह पर यह जवाब इतना मौसर है कि वो इजराइल को बैकफुट पर डाल सके? देखें, पहले तो जब इजराइल ने उनकी इंटेलिजेंस फेलियर का पूरा फ़ायदा उठाया और अस्करी क़यादत को साफ किया, तो बहुत सारे लोगों ने समझा कि शायद ईरान जवाब ही ना दे सके, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो हमारे में से बहुत सारे लोग मेरे समेत ये कहते थे नहीं, ईरान एक रेजिलिएंट मुल्क है, ये कैसे हो सकता है, वो तो पिछले 45 साल से हालत जंग में है, तो वो कैसे इसको इतनी आसानी से करेगा। तो रात ही को जवाब आया। तो डिटेरेंस तो किसी हद तक एस्टैब्लिश हुई है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि मुकम्मल तौर पर नहीं, अभी तो किसी हद तक हुई है, क्योंकि उसके फौरन बाद ही इसराइल ने कहा कि हम ये कर देंगे, तेहरान जला के रख देंगे, ये वो। और अभी जब मैं यहाँ पे जब हमारे से बात हो रही है तो अभी मुझे खबरें आ रही हैं कि ईरान ने दोबारा हमला भी किया है, उनके कुछ जहाज भी गिराए हैं। तो ये तो तनाज़ा थोड़ा तूल पकड़ेगा जी, नज़र यही आ रहा है कि ये तूल पकड़ता नज़र आ रहा है। और इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ईरान इज़ नॉट ए वॉक ओवर के इजराइल जो है वो कर ले। ठीक है, उसके पास एक लामतनाही सिलसिला है, अमेरिका की तरफ से इतनी सप्लाई लाइन है वेपन्स की, लेकिन ईरान की बहुत बड़ा मुल्क है, रेजिलियंस। और आपके लिए ये आपके ख्याल में क्या इजराइल के लिए सरप्राइजिंग होगा कि आयरन डोम का जिस पे उनका बहुत ज्यादा इन्हिसार है, उसके बावजूद कल मिसाइल्स गिरे हैं, तल अवीव में गिरे हैं जाकर? देखें, एक हाइपरसोनिक मिसाइल आए, ऊपर से आए, बैलिस्टिक मिसाइल तो आपको पता नहीं एक पॉइंट से ऊपर जाता है आसमान में, फिर नीचे आता है। इस क्रूज मिसाइल तो फिर भी शायद रोक ले, बैलिस्टिक को रोकना इतना आसान नहीं होता, तो गिरे होंगे। अब ज्यादा जो इस वक्त साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी साथ चल पड़ी है, वो ये है कि इजराइल के अंदर जो लोग हैं वो खौफ हरास का शिकार हैं, कभी बंकर जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, इमरजेंसी लगी हुई। तो ईरान की ख्वाहिश ये होगी कि थोड़ा तूल पकड़े ताकि वो लोग तंग आके नेतन्याहू को हटाएं। नेतन्याहू की भी शायद यही होगी कोशिश कि एंटी एलिमेंट्स जो एंटी रिजीम एलिमेंट्स हैं, हम उनको इतना बुखला दे कि वो रिजीम उनकी हटाने पर मजबूर हो। तो ये दोनों बैटल्स जो है ना साथ साथ चलेंगी। मेरे ख्याल में इसराइल ये बैटल हार सकता है अगर ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है, वो इस्तात है जो उन्होंने कल दिखाई थी और आज भी सुना है कि जा रहे हैं मिसाइल वहां पे। तो अगर ये उनके पास हुआ
जिसकी मुझे काफी तवक्को है कि होगा, तो फिर तो मेरा ख्याल में इजराइल ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर ली है, बहुत बड़ा मिस स्टेप किया है। अच्छा, ये जो आपने बात की कि ईरान भी ये सोच रहा होगा अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो शायद नेतन्याहू को जो है हटाया जा सकता है, लेकिन एक तरफ तो कल नेतन्याहू ने ये बयान दिया है और वो तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ईरानी अवाम में और उनके जो हुकूमत है उसमें। वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ, अवाम को कह रहे हैं कि आप अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों, उनको उकसा रहे हैं। और अब इंटरनेशनल मीडिया भी ये कह रहा है कि जो जंग का आगाज़ इसराइल ने ये कहते हुए किया था कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेता है तो वो इसराइल के लिए बड़ा खतरा होगा, लेकिन अब शायद मकसद ये नजर आ रहा है इसराइल का कि किसी किस्म की चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो, चेंज ऑफ रिजीम हो। आपको लग रहा है ये पॉसिबल है? ईरान में इतनी इस वक्त हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं या उठ सकती हैं? हुकूमत के खिलाफ एक जज्बा तो है वहां पे, और प्रो शाह एलिमेंट्स जो है ना अमेरिका में और यूरोप में, वो भी मिठाइयाँ बांटते नजर आए जैसे सब मार का जीत लिया। ऐसा नहीं हुआ, और इनकी अभी भी रूरल सपोर्ट और जो बाजार है उनकी अंदर बड़ी सपोर्ट है, इनकी सपोर्ट बेस है। इतनी आसानी से ये होगा नहीं, मैं नहीं समझता। फिर दूसरा ये कि ईरानी नेशनलिस्ट भी बहुत हैं, कई क्राइसिस इससे पहले भी आए हैं, 10 साल इराक के साथ जंग भी रही जो, और इतने सालों से अमेरिका CIA के पास बजट रखता है रिजीम चेंज का, अभी तक तो नहीं हो सका। मैं नहीं समझता कि इसराइल इसमें कामयाब होगा, बल्कि उल्टा हो सकता है कि नेतन्याहू साहब को खुद अपने इक़्तिदार से शायद हाथ धोने पड़ जाए। ये मैं तो उनकी मिसकैलकुलेशन समझ रहा हूँ। देखिए, जहां तक है कि न्यूक्लियर वेपन्स का डील तो हो रही थी और ईरान तो खुद चाह रहा था कि डील हो जाए, ये तो नेतन्याहू की बेसब्री के आगे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि अच्छा आप कर लीजिए अगर करना चाहे थे, वरना तो डील तो हो रही थी। अब जब अगर डील नहीं होगी और जिस तरीके से ख्याल ईरान भी शायद नहीं चाहेगा, और अगर राहबर ने अपना फतवा चेंज कर दिया तो फिर तो सारे रास्ते खुले हैं, ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेगा। चाहे इसराइल के बकौल चंद महीने हैं, अमेरिका के बकौल साल 1.5 साल है, खुदा जाने एक्चुअली हकीकत क्या है। लेकिन ईरान साहब ये तो आप इस पे ज़्यादा बेहतर तबसरा कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था 1995 में न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा था कि 5 साल बाद ईरान के पास एटमी हथियार होंगे। 92 से बयान चल रहे हैं नेतन्याहू के कि ईरान जो है उसके पास जल्द न्यूक्लियर वेपन होंगे, लेकिन इस बात को अब 30-35 साल हो चुके हैं, अब तक नहीं है। तो चंद माह या 1 साल में आपको लगता है कि ये मुमकिन है? नहीं, 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हुई डील से पुल आउट किया, तो उसके बाद तो ईरान ने ये यकीनन सोचा होगा ना कि हम करें। और मुझे याद है कि जवाद ज़रीफ साहब ने, जो उस वाइस प्रेसिडेंट थे, अभी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमने कोई मतलब 60% इस तरह उन्होंने कुछ जिक्र किया कि हमने काफी उसके ऊपर किया है। हमें खबरें आती रही कि 60% तक तो उन्होंने कर लिया हुआ है, जिसका मतलब कि उन्होंने सोच लिया होगा ना कि भाई अगर हमारे पास वो ऑप्शन नहीं तो ये ऑप्शन तो है। सही। अच्छा, सिफारती सतह पे बताइएगा, कल यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, कई ममालिक ने मजम्मत की, लेकिन आपको लग रहा है कि दुनिया इस जंग को डिप्लोमेटिकली हल करवा सकती है? क्योंकि सबका कंसर्न है ना, ये खासतौर पे मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उनका कंसर्न है कि ये जंग फैलती गई तो बड़ा मसला बन जाएगा सबके लिए। मैंने ये देखा है शहजाद साहब कि जब दोनों फरीक बराबर के चल रहे हों तो सफारती कोशिशें कामयाब नहीं होती। जब एक का पल्ला भारी होता है तो होता है ये काम। जब हिंदुस्तान ने ये शुरू किया 7 मई को, तो उस वक्त तो कोई नहीं बीच में आया, लेकिन जब 10 मई को पाकिस्तान ने बाकायदा जवाब दे दिया तो उस वक्त हिंदुस्तान ने भी रिक्वेस्ट की और सारा कुछ हो गया। यही हाल यहाँ पे भी होगा। अगर तो ईरान वाकई कमजोर निकला और कोई उसके अंदर ना हो सका, जिसका मुझे शक है, वो है मजबूत, मैं नहीं समझता कोई इतना कमजोर है, लेकिन फर्ज किया अगर, तो वो फौरन ही अमेरिका की डील ले लेगा, सारी सफारती कोशिशें भी आ जाएंगी। चाइना ने भी कहा है कि हम अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है मीडिएशन के लिए। सऊदी अरब ने भी ईरान की वैसे सपोर्ट की, लेकिन अगर ये तूल पकड़ा तो मेरा ख्याल में ये रिक्वेस्ट इजराइल की तरफ से आएगी अमेरिका को, ये ईरान की तरफ से शायद। एजाज साहब, जो आप कह रहे हैं कि ईरान मजबूत है, अब देखें इसमें एक राय तो ये कि उन्होंने कल तल अवीव पे और जेरूसलम में अपने अटैक्स किए, उनके आयरन डोम को पेनिट्रेट भी किया, लेकिन दूसरी एक बात ये सामने आ रही है कि वो शायद अटैक तो कर सकते हैं लेकिन उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे वो अपना दिफा कर सकते हैं, क्योंकि एक ही रात में उनके जो आर्मी चीफ है उनका मारा जाना, फिर जो उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड के सरबराह थे उनका शहीद हो जाना, न्यूक्लियर साइंटिस्टों का शहीद हो जाना, आज भी हुए हैं, आज भी 2 जनरल जो है उनके शहीद हुए हैं। तो ये तो कहा जा रहा है कि मोसाद इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया है कि उनके लिए अब एक प्लेइंग ग्राउंड बन गया है तेहरान। देखिए, जो क़यादत निकल गई है, एक नुक्ता नज़र ये भी है, तो अब यंगर क़यादत आएगी तो वो उनको प्लग करेगी उन मामलात को, क्योंकि ये तो वाकई इंटेलिजेंस फेलियर बहुत ही बड़ा था। दूसरा ये कि आयरन डोम कहाँ तक बचा सकते हैं। इंडिया में जो है उनके S-400 मिसाइल थे, इनके पास भी है,
वो फिर भी उसको पेनिट्रेट करते हैं। 100% तो उनका रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, ईरान के पास इस वक्त ये है, लेकिन ईरान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ शहजाद साहब बहुत है। इतना बड़ा मुल्क है, उसका रकबा तो देखें ना आप, किस कदर बड़ा मुल्क है। तो इस वजह से इसराइल के पास अलबत्ता छोटा मुल्क है, अगर 2 बम हैफा में गिरे और 2 तल अवीव में गिरे रोज, तो देखें ना उनका क्या साइकोलॉजिकल कितना इम्पैक्ट आएगा। पहले वो बदनाम है पूरी दुनिया में, क्योंकि गाजा में जो उन्होंने किया है, तो जिस हॉलोकॉस्ट का ये जिक्र करते थे दंगे अजीम दोम के हिसाब से, तो वो तो उससे कई गुना ज्यादा तो जुल्म ढा चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनका साथी सिवाय अमेरिका के कोई नहीं है, या यूरोप के 1-2 मुल्क हैं साथी, वरना कोई भी मुल्क जो है उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। नेतन्याहू ने ना सिर्फ इसराइल को तनहा कर दिया है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अब वो इस काबिल भी नहीं रहा कि वो इतनी बड़ी जंग जीत सके। अच्छा, अब ये अमेरिका एक तरफ तो मार्को रूबियो का स्टेटमेंट आया है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। कल जो उनके मंदूब है यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हमारे बेसिस को निशाना बनाए तो फिर हम इस जंग में शामिल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, मैं ईरान को पहले ही कह रहा था कि ये डील ले लो, नहीं लोगे तो बहुत मुश्किल में पड़ोगे। उनको अंदाजा नहीं था, तो अपने आप को डिस्टेंस भी कर रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि अमेरिका सबसे बड़ा अलाय है इजराइल का। तो आप यकीन करते हैं इस बात पे कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस जो एग्रेशन दिखाया है इजराइल ने? इजराइल के साथ अमेरिका मुकम्मल तौर पर उसकी पुश्त पे है, लेकिन ये यकीनी है कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे मफादात, तो उनके अड्डे हैं चारों तरफ फैले हुए हैं, उनके जहाज खड़े हैं, कि उनको पर आए। और मेरा नहीं ख्याल कि ईरान भी करना चाहता है, बिल्कुल नहीं करेगा वो। तो फिर एक लिहाज से ईरान अपने ऊपर एक बहुत बड़ा मसला है। अभी तो सारे अरब ममालिक भी ईरान का साथ देना चाहते हैं, कम से कम मॉरल सपोर्ट है, तो फिर तो बिल्कुल वो जवाब नहीं रहेगा। मैं नहीं समझता कि ईरान इस किस्म की हमाकत करेगा, बल्कि उसकी पूरी कोशिश होगी कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल के ऊपर सारे अटैक्स करे। सही। और हाँ, ईरान की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि अगर दूसरे ममालिक के बेसिस इस्तेमाल किए इजराइल ने हम पर हमला करने के लिए, तो फिर हम हक रखते हैं जवाब देने का। या ये सही है। और डिसइंफॉर्मेशन भी बड़ी चल रही है जी। मैं अभी ये फजूल किस्म की खबरें सुन रहा था कि जी पाकिस्तान से मिसाइल गया, F-35 गिरा दी। यार ये क्यों झूठ जो फैलाया जाता है ना जहाँ पे, और उसकी मंडी सबसे बड़ी मेरे ख्याल में हिंदुस्तान है और इजराइल है। अलबत्ता ये हमने जरूर देखा है कि इंडो इजरायली नेक्सस एक बार फिर खुलकर सामने आया है, और खबरें मिल रही हैं कि वहाँ पे भी कोई यानी कुछ उनके जासूस वगैरह ये वो। और अब ईरान को भी ज्यादा इस बात का एहसास होगा कि पाकिस्तान के यहाँ भी जो जासूस आया था कुलभूषण जाधव, तो इंडिया ने उनकी सॉइल इस्तेमाल की है। ये सबक बहुत सारे लोग सीखेंगे इस बात से कि इंडो इजरायली नेक्सस जो है वो कोई स्टेबिलिटी नहीं ला रहा, बल्कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। सही। और मैं दोबारा इस पर आऊँगा, जो मशरिक़ वस्ता से भी ममालिक आवाज़ उठा रहे हैं, कई ममालिक के सरबराहों ने बात की है डोनाल्ड ट्रंप से कि इस जंग को बंद करवाया जाए, वरना मशरिक़ वस्ता के हालात मजीद बिगड़ेंगे। आपको इस बात का इम्कान नजर आ रहा है कि ये शायद इतना ज्यादा असर डाल सके? जी, अगर तो इजराइल के अंदर कुछ थकावट के एहसास हुए, लोगों के अंदर जज्बा हुआ, तो फौरन ही आप देखेंगे कि सारी हरकत में आ जाएंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे नहीं लगता, मेरा ख्याल है कि फिर वो जंग जारी रहेगी, जरा लंबी खिंचेगी। एजाज चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद एक और मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 2 रोज पहले बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर को हिदायत जारी की थी कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुशावरत के बगैर खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश नहीं किया जाएगा। लेकिन कल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया गया है, और बजट पेश करने की वजह अली अमीन गंडापुर ने यह बताई कि आईनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए बजट पेश कर रहे हैं, ताकि बजट पेश करके अराकीन की बहस शुरू की जा सके। लेकिन अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बजट बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात और उनकी हिदायत शामिल करने के बाद ही पास किया जाएगा। कल बजट सेशन में तकरीर करते हुए भी अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर यह दावा दोहराया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात ना होने की सूरत में वो बजट मंजूर नहीं कराएंगे। इमरान खान से मुलाकात उनका आईनी और सियासी और इखलाकी हक है, और अगर मुलाकात ना कराई गई तो वो अपने लाएअमल में आज़ाद होंगे और इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। हमें ये तजावीज़ अपने लीडर इमरान खान के सामने ले जाने के लिए जो उन्होंने बाकायदा डिमांड की, इनको देखकर वो इसमें क्या इनपुट देते हैं, क्या विजन देते हैं, क्या चीज़ शामिल करते हैं, किस तरीके से शामिल करते हैं, ये हमारा आईनी, सियासी और इखलाकी हक है। अगर हमें ये हक ना दिया गया, ये मीटिंग ना कराई गई, तो सारी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आएगी। हम अपने फैसलों के लिए आज़ाद होंगे। बजट के हवाले से जो लाएअमल
जो फैसला इमरान खान साहब करेंगे हम सब का वो फैसला है। अली अमीन गंडापुर ये जवाब पेश कर रहे थे कि आईनी तकाजा पूरा करने के लिए बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन अहम बात यह है कि जहां बजट पेश करना आईनी तकाजा है, वहीं नए माली साल के आगाज से पहले बजट की मंजूरी भी आईनी और कानूनी तकाजा है। इसलिए अब अगर इमरान खान से मुशावरत की इजाज़त नहीं मिलती तब भी माली साल पूरा होने से पहले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जानिब से यह बजट पास करना लाजमी होगा। इसके अलावा 4 रोज़ पहले अली अमीन गंडापुर ये ऐलान भी कर रहे थे कि इस बार जब वो एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएंगे तो हथियार लेकर आएंगे और पिछली दफ़ा की तरह सिर्फ मार नहीं खाएंगे। तहरीक हम शुरू करके दोबारा सड़कों पे आकर आईनी तौर पे अपना हक लेंगे। इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। इस दफा प्लान मैंने बताना भी नहीं है, प्लान बताए बगैर हमने अपने कार्रवाई करनी है। अब मैं इस पहाड़ से आऊँ, मैं उस पहाड़ से आऊँ, मैं कोई खंदक खोदूं, मैं कोई सुरंग खोदूं, ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, चला देना। इस दफा हम हथियार लेके आएंगे। मेरे मजहब ने इजाजत दी है कि मैं अपना डिफेंस करूंगा। मेरे पैसों पे खरीदी हुई गोली अगर मेरे सीने में मारी जाएगी तो फिर जो मैं अपने पैसों से गोली खरीदता हूँ, मैं हक रखता हूँ कि ऐसे बंदे को मैं भी गोली सीने में मारूं। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर। असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। असद साहब, कल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने बजट प्रेजेंट कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में, अगले माली साल के लिए बजट पेश कर दिया है। लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले बानी पीटीआई इमरान खान का तो ये ट्वीट बड़ा वाज़ेह था कि मुझसे मुशावरत के बगैर बजट प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। तो फिर क्या वजह है कि कल बजट पेश कर दिया कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली में? देखिए, इस हवाले से चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान ने अपना मौक़िफ़ असेंबली की फ्लोर पे दिया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्रेजेंट हुआ है, जब बाकायदा इसमें कोई फाइनल इसकी अप्रूवल जो है ना वो खान साहब के मशावरत से होगी। और मुझे उम्मीद है कि खान साहब के अप्रूवल के बगैर जो है ना चीफ मिनिस्टर इस बजट को नहीं होने देंगे, क्योंकि ये सब कुछ जो है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने जो वोट दिया है वो मैंडेट जो है ना लोगों ने दिया है इमरान खान को। और इमरान खान जो है ना हर सूरत में आपको पता है कि जो पीटीआई का मंशूर है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, उसके मुताबिक देखेगा। और जो एजुकेशन, द हेल्थ, वो प्रायोरिटीज हैं। तो ये जो उनकी मुलाकात है, मतलब ये है कि इमरान खान की मुलाकात ना करना सबसे बालातर है कि इमरान खान को जोड़े के आम जो कैदी होते हैं, यानी मर्डर्स को, बड़े बड़े सीनियर जो है ना कातिल और डाकुओं को जो है ना मुलाकात की एक जनरल के मुताबिक जो है ना मौका मिलता है। और एक सबसे बड़ी लीडर को जिसकी एक सूबे में नुमाइंदगी है, हुकूमत है, कौमी असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी है, सेनेट में सबसे बड़ी पार्टी है, पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी है, पूरी पाकिस्तान की एक कौमी वहदत की अलामत है, उसकी लीडर के साथ मुशावरत की भी मुलाकात नहीं कर देती। तो ये फासिस्ट रवैया नहीं है, फासिज्म नहीं है, तो और क्या है। बहरहाल मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब भी ये बजट पास होगा, इमरान खान की मशावरत और उनके डायरेक्शन के बगैर ये बजट पास नहीं होगा। असद साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए, अगर मुशावरत होनी है बजट पे तो कर लेनी चाहिए। वैसे ही अब तो जो है वफाकी बजट बनता है तो उसमें जो सूबाई बजट है उसका भी बड़ा अहम रोल होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इमरान खान ने तो अपने ट्वीट में वाज़ेह किया था कि बजट प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये फैसला फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने तौर पे कर लिया कि बेशक वो ये कह रहे हैं लेकिन मैं प्रेजेंट कर दूंगा, पास हम नहीं करेंगे। ये फैसला खुद उन्होंने किया। फिर देखिए, इस वक्त जो आपको पता है बजट का अपना टाइम होता है, तो मैंने चूंकि राबिता नहीं हुआ उसके साथ और उसके साथ फिर डिटेल कोई डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो सूबाई हुकूमत है वो वही कुछ करेगा जो इमरान खान की डायरेक्शन होगी और उनकी इंस्ट्रक्शन होगी। अलावा इसकी जो है ना, क्योंकि उसके डायरेक्शन के बगैर कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि आईनी और कानूनी तौर पे एक टाइम फ्रेम है कि आपने बजट प्रेजेंट करना है, लेकिन फिर ये कह देना असद साहब उनकी तरफ से, गंडापुर साहब की तरफ से, कि हम प्रेजेंट तो कर रहे हैं लेकिन पास नहीं करेंगे जब तक इमरान खान से मुशावरत नहीं हो जाती। लेट सपोज अगर मुलाकात की इजाजत नहीं होती, मुशावरत नहीं होती, तो एक पर्टिकुलर टाइम अगले माली साल से पहले, ये माली साल खत्म होने से पहले पास भी तो होना है ना बजट। आपने अपनी अक्सरियत दिखानी होती है, तो बजट पास करना तो लाजमी है। तो फिर कैसे ये होगा? इस मामले में हम जो है अपनी कानूनी टीम से मशावरत करेंगे और जो कानून के अंदर गुंजाइश होगी उसको सामने रखते हुए जो है ना इक़दाम करेंगे। और वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा सूबा है, इससे तो ये वफाकी हुकूमत जो है ना, खासकर ये 547 की जो हुकूमत है,
जिस तरह रवैया रख रही है, मैंने आज फ्लोर पे भी पूरी डिटेल डिस्कशन की है कि उन्होंने पीएचडीपी में सिर्फ 55 करोड़ रुपए खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखे, जो इंतहाई काबिल शर्म और इंतहाई अफसोसनाक है। दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की 55 करोड़ रुपए आप कह रहे रखे खैबर पख्तूनख्वा के लिए, ये खैबर पख्तूनख्वा में जो पीएचडीपी है, ठीक है, वफाकी जो बजट है, 100 बिलियन रुपए के एडीपी में खैबर पख्तूनख्वा के लिए सिर्फ 55 करोड़ रुपए का रखा है। आज तो मैंने कहा कि उसको भी उठा लो। आप तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट का जो तस्वर है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने क्यों बार बार जो है तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को वोट दे रहे हैं, पीटीआई को वोट दे रहे हैं, तो कलेक्टिव पनिशमेंट की तरीके जा रहे हैं। और अभी सिर्फ ये नहीं है, यानी जो हमारे जो फाटा मर्जर के हवाले से जो हमारे साथ कमिटमेंट थी कि यहाँ 1000 बिलियन 10 साल में दिए जाएंगे, हर महीने हर साल जो है ना वो 100 बिलियन दिए जाएंगे ताकि फाटा के मर्जर की डेवलपमेंट हो और वहाँ फाटा जो है ना उसमें डेवलपमेंट काम हो। 478 बिलियन रुपीज अभी तक वो नहीं दिए जा रहे हैं गुज़िश्ता 6 साल में। नंबर 2, 3% कमिटमेंट की गई थी कि 3% का एनएफसी अवार्ड में जो है ना तमाम सूबों से और वफाक से देगा, अभी तक वो नहीं पे की जा रही है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा अपना शेयर दे रहा है। आपने फाटा के इजाफी खर्चे तो डाले, उसकी जिम्मेवारी तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दी, लेकिन इसके साथ जो उसके कानूनी और आईनी जरूरतें हैं, यानी उसकी एनएफसी अवार्ड में इसका शेयर बनता है 14 से ये 19% बनता है, वो अभी तक नहीं दी जा रही है। तो ये जानबूझकर इस सूबे को पसमानदा रखना, उसको सजा देना, उसको बुनियादी हुकूक से महरूम रखना, जंगज़दा सूबा है, एक अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, 40-45 साल से मुसलसल वहाँ जंग हो रही है, अभी भी एक्सट्रीमिज्म की सीरियस चैलेंजेस हैं। इसके बावजूद आप जो है ना एक सूबे को मज़ीद गुर्बत में और बेरोजगारी में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंतहाई बदनीयती है और मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अभी उन्होंने फाटा और फाटा के ऊपर टैक्स भी 10% जो है ना लगा दिया है, प्रपोज किया है जी, जो रिलीफ था वो खत्म किया गया है। हाँ, मुझे बताएं कि ये पाटा और पाटा में जो है ऑलरेडी इंसर्जेंसी है, अफगानिस्तान के साथ आपके हालात अभी इस वक्त ठीक नहीं है, बॉर्डर पे जो है ना आपने जो ट्रेड होता था वो बंद किया हुआ है, तो ये लोग क्या करेंगे? ये कोई खाक खाएंगे? यानी आप जो पॉलिसी करें वो कौमी एजेंडे को सामने रखते हुए, कौमी जो आपका रिस्पांसिबिलिटी है कि स्टेट जो रिस्पांसिबल तरीके से तमाम कौमियतों को, तमाम सूबों को, तमाम इकाइयों को इकट्ठा लेकर चलती है। हमें बहुत अफसोस है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूक को बुरी तरह सही, तो ये नुकात आप कौमी असम्बली के जो सेशन है उसमें उठा भी रहे। एक और मामला जो ईद से पहले कहा गया था कि अब हम एहतजाज करेंगे, और ये एहतजाज इस्लामाबाद की तरफ नहीं होगा, अपने अपने शहरों में लोग निकलेंगे और बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे जो नाइंसाफियां हो रही हैं और इमरान खान साहब की जो रिहाई का मामला है उस हवाले से। और इसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने फिर ये कह दिया है कि अगर हम पे किसी किस्म की गोली चलाई गई तो हम भी जवाब में गोली चलाएंगे। तो किस इरादे से आप लोग ये एहतजाज करने निकल रहे हैं? मैं एक बात बिल्कुल, मैं सिर्फ पार्टी पॉलिसी बात करूंगा और वो बात करूंगा जो हम पुरअमन जमात हैं, हम पुरअमन जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। हम इस रजीम को जो कि 17 सीटों की सरकार है और नाजायज तौर पर चोरी की मैंडेट पे बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम पुरअमन जद्दोजहद रखेंगे, पीसफुल कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपने। लेकिन असद साहब, ये पार्टी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन एक सूबे का सीएम अगर ये कहे कि हम असला लेके जा रहे हैं, तैयारी के साथ जा रहे हैं, अगर वफाक ने हम पे चढ़ाई की, हम पे गोली चलाई तो हम भी चलाएंगे, तो जाहिर सी बात है जब आप ये बताएंगे कि हम बंदूकें लेके आ रहे हैं तो वो भी तैयारी करके बैठेंगे, और फिर वो आपको क्यों अपने शहर इस्लामाबाद में कहीं पे दाखिल होने दे जहां आप कह रहे हैं कि हम असला लेकर आएंगे जवाबी कार्रवाई करने के लिए? देखिए, वो आप उनसे पूछ ले जो उसने किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया, क्योंकि वो एक मुख्तलिफ सिचुएशन से होकर गुजरे हैं। 26 नवंबर से को जो हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, नाते आवाम के ऊपर गोलियां चलाई गई, क्या कभी अपनी शहरियों पे भी कोई गोली चलाते हैं? नहीं होना चाहिए था, दुरुस्त बात है। तारीख कोई सबक मिलता है पुरअमन एहतजाज पे इस तरह गोलियां चलाना, उसको जो है ना इतना, ये तो
मतलब ये इस तरह को तो किसी तारीख में कोई इस मिसाल नहीं मिलती कि आप पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद पे भी इस तरह रवैया रखते हैं। तो उसने अगर कोई जज्बात पे बात की है तो बिल्कुल वो आपस से पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने जो बात की है, हम पुरअमन जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं, हम लाफल जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं, और हम अपनी अभी हम क्या करेंगे, अभी हम किसानों को साथ मिलाएंगे, क्योंकि पंजाब में जो इस वक्त किसानों का हाल है, और पंजाब में इस वक्त जो गंदम के किसान रुल रहे हैं, जो गन्ने के किसान रुल रहे हैं, जो पटसन के किसान रुल रहे हैं, यानी इस हुकूमत ने तो किसान कुछ पॉलिसी बनाई है और किसानों को तो बुरी तरह, इस तरह सिंध में भी और हमारे सूबे में, यार हमारे सूबे में जो है ना ये मुख्तलिफ के टैक्सेस लगा रहे हैं, जो हमारे किसान हैं, हम सबको इकट्ठा करेंगे, जो लेबर की, जो गरीब आवाम के ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं, और ये बजट जो है ना ये मराठियात तबके के लिए उन्होंने एक पैकेज बना के दे रहे हैं, ये आम आवाम के लिए इसमें कुछ नहीं है। हम तमाम मकतब फिक्र के आवाम को साथ लेके चलेंगे, उनकी आवाज बनेंगे, और खासकर जो इनकी इशूज है, जो इनके नाजायज टैक्सेस है, इनके खिलाफ। ठीक है, और ये कब आपका एहतजाज मुतवक्का है? देखिए, टाइमिंग की हवाले से हमारी मशावरत हो रही है, हम इसके ऊपर जो है ना तमाम हम अपनी, देखो इस वक्त जो है ना मुल्क में इंसाफ का निजाम खत्म हो गया, अदलिया बिल्कुल जो है ना उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव का रोल बहुत ज्यादा हो गया है, और जो अदलिया की मामलात में एग्जीक्यूटिव जो है ना बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रही है। हम अपने अदलिया को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वक्त आपकी अपनी सिंक्टिटी की, आपकी इंटीग्रिटी की, आपकी डिग्निटी की जो है ना सवाल है, और पाकिस्तानी अवाम इंसाफ के लिए आपसे की तरफ देख रहे हैं। अगर आपने इस मामले में अवाम को मायूस किया तो अवाम किधर जाएंगे? तो हम अदलिया के साथ भी खड़े होंगे, हम कला बरादरी को भी साथ उठाना चाहते हैं, मजदूर को भी साथ उठाना चाहते हैं, 26वें आईन तरफ सबको इकट्ठा करके, और जो जमातें पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन में और समझती है कि इस वक्त मुल्क में एक फाशिस्ट हुकूमत है, एक शाम डेमोक्रेसी है, और एक मुल्क में आइन और कानून को बुरी तरह रोन दिया गया है, उन लोगों को कोशिश करें कि साथ मिलाए और एक पुरअमन। लेकिन आप कह रहे हैं कि टाइम के हवाले से अब तक जो है आप लोगों की मुशावरत जारी है, लेकिन एक एहतजाज जो 14 जून को रखा गया और कहा गया ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब अमेरिका जाएंगे तो वहां पर एहतजाज होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऑफिशियल अकाउंट से इसको प्रमोट भी कर रही है, लोगों को दावत भी दे रही है, यानी कि ये एहतजाज जो है एक तरीके से अब पीटीआई का एहतजाज बन गया है। ये भी पार्टी पॉलिसी के तहत कर रहे हैं आप? इसके हवाले से हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि हम समझते हैं कि तमाम इदारों की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन है, तमाम इदारों को जो है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए। पार्लियामेंट का अपना एक किरदार है, अदलिया का अपना एक किरदार है। ये बात दुरुस्त है असद कैसर साहब, हम भी बैठ के यही बात करते हैं यहाँ पर, और इस हवाले से आपके एतराज़ात हैं तो उस पर आपको बात करनी चाहिए, आप यहाँ पे एहतजाज करें, लेकिन अगर एक सरकारी दौर पे फील्ड मार्शल वहां पे जा रहे हैं तो वहां पे एहतजाज करना, पीटीआई का इसको प्रमोट करना, लोगों को दावत देना, ये भी फिर पार्टी पॉलिसी अगर पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट से हो रहा है तो? देखिए, मैं वही बात करूंगा कि इस वक्त जो हम कुछ जो भी करेंगे, जब भी एहतजाज करेंगे, आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद जारी एहतजाज करेंगे। इस वक्त मुझे पूरा डिटेल इल्म नहीं है, और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारी जद्दोजहद और हमारे एहतजाज जो है ना एक पीसफुल और पुरअमन एहतजाज होगा, और वो आइन की बालादस्ती। लेकिन असद साहब देखें, अभी इंडिया से हमें एक फतह हासिल हुई है जिसके बाद उनको प्रमोट किया गया फील्ड मार्शल पर। अब इंडिया को इस बात से बड़ी तकलीफ है कि उनको इनवाइट किया जा रहा है यूएस, आपको पता है इंडिया तो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनको इन्विटेशन नहीं आया, हमें इन्विटेशन आया। इसीलिए अब एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि क्योंकि पीटीआई जो है वो प्रॉक्सी है इंडिया की और इंडिया को तकलीफ है, इसलिए ये एहतजाज हो रहा है वहां पर। अब ये सियासी बयान आपके हवाले से बन रहा है। एहसन इकबाल साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका लीडर नवाज शरीफ जो मोदी का यार है, अभी तक उसका कोई एक स्टेटमेंट आया है? अभी तक उसने कोई कंडेम किया है? मुझे बताएं, अगर आपके सामने कोई स्टेटमेंट उसका गुजरा हो तो मुझे बताएं। किस चीज को कंडेम किया? तो ये इनके साथ करते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ ना, मुझे बताएं कि मोदी को इन्होंने पाकिस्तान में बगैर वीजा के एंटर करवाया, क्या पाकिस्तान की खिदमत है? ये क्या पाकिस्तान का मजाक नहीं है? ये क्या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का तमस्खुर नहीं उड़ाया गया? कैसे एक आदमी बगैर जो है ना वीजा के, बगैर कानूनी दस्तावेजात के एक शादी में आया? शैम्पुल है, बहुत जिसकी जितनी मजम्मत करे, वो खुद जो है ना मोदी की यार है, मोदी की जो है ना उनके कारोबार है उनके साथ, उसका रोजगार है उनके साथ, वो कैसे बात कर सकते हैं? चले वो कुछ भी कहें, लेकिन अब
आप लोगों को भी ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए जिससे हमारे मुखालिफ जो है खुश हो या उनका जो मौक़िफ़ है उसको तक़वियत मिले? मैंने जैसे कहा कि अगर आपके ये एतराज़ात हैं कि हर इदारे को आइन के तहत रह के काम करना चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उस हवाले से यहाँ पे आवाज़ उठाए ना। अगर सरकारी दौरे पे वहाँ पे जा रहे हैं वहाँ एहतजाज करने का तो नहीं बनता। देखिए, मैंने तो एक बात आपके साथ बिल्कुल वाज़ेह की और मैंने इसके ऊपर अपना जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो पार्टी जो है ना अपना मौक़िफ़ जो है ना इन्फॉर्मेशन जो हमारा सेक्रेटरी वो देगी। मैंने सिर्फ इतना कह दिया है कि हम जो भी जद्दोजहद करेंगे लाफुल जद्दोजहद करेंगे, कानून और आइन के अंदर रहते हुए जद्दोजहद करेंगे, और हम किसी सूरत में इस चैम्प डेमोक्रेसी को नहीं मानते और हम समझते हैं कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से इस एहतजाज में प्रमोट भी किया जा रहा है कि निकले लोग और इस एहतजाज में शरीक हो, लेकिन PTI की जो लीडरशिप पाकिस्तान में बिलखसूस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर वो कहते हैं कि इस एहतजाज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि अगर कोई एहतजाज PTI के बानी इमरान खान के हक में हो रहा है, उनकी रिहाई के लिए हो रहा है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसको सपोर्ट ना करें। तो मुतज़ाद उनकी तरफ से मौक़िफ़ इस पर आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।